स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में खबरें होती हैं जरा हटके। खबरें जरा हटके में आज हम बात करेंगे गुदड़ी के लाल की। उत्पीड़न का साधन कैसे बना समाधान का संसाधन और ड्रोन क्यों कर रहा है लोगों को कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। सीधी जिले के नगर पालिका से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां इंद्रदेव ब्रह्मांड मंडल से समस्त पृथ्वीवासियों के लिए नगरीय प्रशासन को एक पत्र मिला है। उस पत्र में लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष 50% बरसात में कटौती करने की बात लिखी गई है। पत्र को पढ़ और देख नगरीय प्रशासन के अधिकारी से लेकर कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब नगरीय प्रशासन के सीएमओ यह जांच कर रहे हैं कि यह पत्र दफ्तर तक कैसे पहुंचा। सीधे जिला प्रशासन को मिले एक लेटर से ऐसा लग रहा है कि सतयुग आ चुका है। खत में सीधी वासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, या यूं कहें कि उन्हें भगवान इंद्र ने आने वाले संकट से आगाह किया है। सीधे जिला प्रशासन को सीधे इंद्रलोक से खत आया है। जी हाँ, ब्रह्मांड से समस्त पृथ्वीवासियों के लिए आए इस लेटर से जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। ये लेटर 28 जुलाई को इंद्रदेव ब्रह्मांड मंडल से चलकर 29 जुलाई को सीधी नगर पालिका के दफ्तर पहुंचा है। खत में कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से इस साल होने वाली बरसात में 50% कटौती की गई है। लेटर में पानी की कटौती की वजह भी बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते बादल का पूरा स्टॉप काम नहीं कर रहा है, जिससे पानी का संग्रह नहीं हो सका है। पत्र में ये भी उल्लेख है कि जिस तरह लॉकडाउन खुलने के बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम कर रहे थे, ठीक उसी तरह बादल में भी कोरोना काल की वजह से 50% स्टॉप ही काम कर रहा था, जिससे इस साल बारिश में 50% की कटौती की जाएगी। जो उसका विषय है तो इस तरह है, इंद्र जी की तरफ से चिट्ठी आई है, भगवान की तरफ से सबको कापी है वैकुंठवासियों को, तो उसकी गंभीरता पे मैंने ध्यान नहीं दिया। पानी के संबंध में है कि आज लॉकडाउन के कारण कुछ कम गिरेगा, बादलों में संग्रह नहीं है, अनावश्यक चीजें लिखी हुई है उस पे। जिले में वैसे भी इस साल अभी तक बारिश नाम मात्र की ही हुई है। जुलाई का महीना गुजर चुका है। वैसे में इस खत ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। खत का मजमून जो भी हो, लेकिन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया। आप लोगों के सामने ही वो डाक पैड से निकली है, तो लिखवाता हूँ। मेल में आई है या कोई तमाशा बीन है, कौन है, ऐसी शरारत करते रहते हैं लोग बात। देखते हैं ये आवक जावक में आई है या मेल में आई है, किसी ने व्हाट्सएप से निकाल के रखा है, मैं उसकी जांच पड़ताल कराता हूँ। अब चिट्ठी जो है हमने उसको गंभीरता से पढ़ा नहीं। ये पत्र न केवल सीधी जिला प्रशासन को मिला, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नारद जी को भी इसकी कॉपी भेजी गई है। नगरीय प्रशासन इसे किसी की शरारत बता रहा है। ये जरूर किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन अभी ये पता लगाना बाकी है कि आखिर ये लेटर आया कहां से। सीधी के नगरपालिका अधिकारियों को एक इंद्रदेव से पत्र मिला है। हालांकि इस पत्र में साफ जाहिर होता है कि कोई शरारती है जो ये शरारत कर रहा है, लेकिन इस पत्र को देख नगरपालिका अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। पत्र कहां से पहुंचा और कैसे पहुंचा नगरपालिका तक, इस मामले की अधिकारी जांच में जुटे हैं। अब देखना यह होगा कि ये पत्र कौन भेजा था और कहां से आया था और कितनी बरसात होती है। हरीश द्विवेदी, न्यूज 18, सीधी, मध्य प्रदेश। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ कुर्बानी है। सर पर ईद है और हालात इस बात की इजाजत नहीं दे रहे कि बाहर निकलकर बकरा ले आएं। तो किया क्या जाए? दुआएं भी कमानी है, लेकिन दुनिया बनाए रखना है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए अब आपको बकरा लेने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है, बस एक क्लिक और बकरा हाजिर। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। बकरे की ऑनलाइन शॉपिंग, कुर्बानी के आड़े नहीं आएगा कोरोना। बकरी सर पर है और बाजार बेजान है। कुर्बानी का क्या होगा ये सोचकर हर कोई परेशान है। तो आपको बता दें कि बकरीद में कुर्बानी देने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं।
अगर आपने कुर्बानी देने की ठान ली है तो आपको घर बैठे भी बकरा मिल सकता है। बस करना कुछ नहीं, एक स्मार्टफोन उठाइए और अपने घर में बैठे बैठे ही अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ऑनलाइन बकरा पसंद करिए। बकरीद पर कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। कुछ ऑनलाइन साइट्स भी हैं जो आपको घर पर ही बकरा मुहैया करवा रही हैं। आप फोन पर बकरा पसंद करिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए बकरे को अच्छी तरह से देख और समझ लीजिए और फोन पर ही कीमत तय करके ऑर्डर कर दीजिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, जो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, ऑनलाइन नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उसके अंदर पोस्टर और कुछ नंबर शेयर हुए हैं जिसमें बकरे बेच रहे हैं लोग बाग, लोकल के ही लोग हैं जो बकरे बेच रहे हैं। महंगा बहुत है, अति से ज़्यादा महंगा है। मैंने खुद 18,000 रुपये का बकरा ख़रीदा है, जो लगभग उसकी कीमत 13,000 होना चाहिए। 18,000 रुपये ख़रीदा है मैंने। ऑनलाइन में लोगों को घर बैठे पसंद के बकरे तो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बकरे थोड़े महंगे हैं। अगर मार्केट से लेते तो मोल भाव हो जाता। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम लोग देख रहे हैं कि उसमें लोग, जिन लोगों को बकरे बेचना है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल देते हैं। हमने भी देखा कई ग्रुप्स में आए, देखने गए भी, कुछ जगह पे 2-3 जगह गए, फ़ोटो में कुछ था लेकिन वहाँ जाके देखा समझ भी नहीं आया, पसंद नहीं आया। लेकिन बहरहाल हमने बकरा ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ख़रीद लिया है। कितने का खरीदा आपने? तकरीबन 35,000 का है। और अगर ये बाज़ार में अगर हम लेते तो शायद और कम रेट में मिल जाता, वही 25 से 28 के बीच में मिल सकता था। लेकिन क्योंकि इन्होंने रेट्स फिक्स किए हुए हैं, एक कीमत डाल दी है कि भाई इससे कम हम नहीं देंगे। लोग ऑनलाइन सुविधा से खुश तो हैं, लेकिन मलाल इस बात का कि अगर प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजार लगाने की मंजूरी दे देता तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, फ़िलहाल के लिए जो व्हाट्सएप के ज़रिए बकरे बेचे जा रहे हैं, ठीक है, ये सुविधा है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, पर इसको आसान करें और इसमें जो लाना ले जाना है, जैसे अगर एक आदमी व्हाट्सएप के ज़रिए बकरा ख़रीद भी लेता है या व्हाट्सएप के ज़रिए बेचना भी चाहता है तो वो बेच रहा है, ख़रीद भी रहा है, पर उसको ले जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ठीक है, ज़िला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं। जहाँ तक कोशिश है कि हम लोग उसका पालन करें, पर हम साथ साथ ये भी चाहेंगे कि अगर छोटे छोटे बाज़ार या छोटे छोटे बकरे बेचने वालों को सहूलत दे दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा, जो व्हाट्सएप के ज़रिए बकरे ख़रीद रहे हैं या जो बेच रहे हैं, तो उनको लाने ले जाने में जो जितनी आसानी हो सके उस आसानी को करना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी तरह के बाजार बंद हैं, बाहर से बकरे नहीं आ पा रहे। ऐसे में ऑनलाइन बकरे की शॉपिंग लोगों को सुकून तो देती है, लेकिन थोड़ा पैसा मोटा खर्च करना पड़ता है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो हालात मायने नहीं रखते, हौसला हो तो गुर्बत में भी गुदड़े के लाल निकल ही आते हैं। रीवा के एक ऐसे ही लाल ने बता दिया कि तकदीर होती नहीं बल्कि लिखी जाती है। रीवा से अर्पित दुबे की ये खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि हाथों की लकीरों में तकदीर छिपी होती है। क्या जिनके हाथ नहीं होते उनकी तकदीर नहीं होती? हौसला और कुछ कर गुजरने की हसरत हो तो हर हालात को हराया जा सकता है। रीवा जिले के मुढ़ान गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार ने अपने पैरों से सफलता की इबारत लिखे हैं। हाथ नहीं है, लेकिन पहले से लेकर 12वीं तक की परीक्षा पैरों से दी है। कृष्ण कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 12वीं में 82% अंक हासिल किए हैं। कृष्ण ने ये बताया कि हिम्मत हो तो हालात मायने नहीं रखते। जी, जन्म से नहीं है हमारे हाथ। जन्म इनका हाथ नहीं रहा ऐसे। क्या हो गया था, कैसे घटना हुई, क्या हुआ? पहले से ही नहीं था, जब जन्म लिया है मैंने उस तभी से हाथ नहीं है हमारे। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मजदूरी करते थे पहले, अब किसानी करते हैं। बहुत से आने हो गए हैं, इसीलिए नहीं कर पाते हैं। घर में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। आप सबसे बड़े? नहीं, तीसरा नंबर है। बहनें भी हैं आपकी, उनकी शादी हो गई? हाँ, 2 बहन को हो गई हैं, 2 बहन के भी नहीं हुई। आगे आप क्या करना चाहते हैं?
आगे सोच रहे हैं कलेक्टर बनने से चाहता था। सरकार से कुछ कहना चाहिए? सरकार से मदद चाहता हूँ कि अभी नौकरी मिल जाए, इससे आगे बढ़ सके। हमें जो वो कठिनाई आ रही है, आर्थिक कठिनाई भी आ रही है, इसीलिए रुपया पैसा भी की मदद चाहिए। कृष्ण कुमार की इस सफलता से उनके परिवार को ही नहीं, पूरे रीवा जिले को फक्र है। जन्म से ही कृष्ण कुमार के दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी कृष्ण कुमार ने हौसला नहीं हारा। कभी कृष्ण कुमार की दिव्यांगता पर आंसू बहाने वाले पेशे से मजदूर और पिता बेटे की इस उपलब्धि पर गदगद है। ये इनको हमने पढ़ाया, घर में पढ़े और पैदल आने जाने जाते हैं स्कूल, और ये मतलब के इनको पैदल आते जाते में परेशानी तो होती थी, लेकिन हो जाते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं। जितनी अपनी पास हैसियत परिस्थिति रही है, परिस्थिति ऐसी, वही हिसाब से पढ़ाने। कोचिंग मैंने नहीं कराया इनको, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, गरीबी कारण मैंने नहीं कराया कुछ। घर में पढ़ते हैं 3 घंटा, ये अपनी जो है टाइम वेस्ट करते हैं घर, 3 घंटे 3.5 घंटे, उसी से इतना इन्होंने प्राप्त किया। कृष्ण कुमार ने कला संकाय में 500 में से 414 अंक हासिल किए हैं। कृष्ण हर रोज 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था। कलयुग के इस कृष्ण के हाथ नहीं है, लेकिन वो कलेक्टर बनकर परिवार और लोगों की मदद करना चाहते हैं। पिता मजदूरी कर 6 बच्चों का पेट पालते हैं। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18 रीवा। मुंबई के फुटपाथ पर रहने वाली एक लड़की ने एसएससी का एग्जाम पास करके लोगों का दिल जीत लिया है। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर इस लड़की ने अपने परिवार को खुशियां तोहफे में दी हैं। आजाद मैदान के पास फुटपाथ पर खुशियां मनाती ये है 17 साल की आसमा खान, जिन्होंने अपनी एसएससी का एग्जाम पास किया है, और खुशियों का ये नज़ारा उनकी इसी कामयाबी का है। आसमा के सिर पर ना तो रहने के लिए छत और ना ही आम बच्चों की तरह पढ़ने के साधन हैं। पापा फुटपाथ पर नींबू का शरबत बेचते हैं, मक्का बेचकर अपना परिवार पालते हैं, लेकिन अपनी लगन से इस फाइटर गर्ल ने बोर्ड की पहली बाधा 40% अंक हासिल करके पार कर ली, और वो भी सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई करके। सर, मेरे को तो मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं इतना कर पाई, नहीं तो नहीं कर पाती थी। मेरे फैमिली वाले लोग ने भी मेरे को ऐसा, मतलब प्रॉब्लम मैंने इतना ज़्यादा देखी, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे अब्बा ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया। आसमा को एग्जाम में उनकी उम्मीद से कम मार्क्स ही मिले, लेकिन वो इससे संतुष्ट है और अब आगे की पढ़ाई आर्ट्स से करना चाहती है। मैं रात में पढ़ती थी, ट्रैफिक की वजह से पढ़ने नहीं होता था। यहाँ पे गाड़ी चलती है ना, तो पढ़ने नहीं होता था, तो मैं रात में पढ़ती थी। और ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी मैं, पर 40 भी आया मेरे लिए बहुत है, मैं पास हो गई। आसमा के पिता सलीम शेख ने पहली तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन बेटी की कामयाबी ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी 10वीं पढ़ी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आसमा की इस लगन और परिणाम से प्रभावित होकर कई लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आए और हौसला अफजाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। युवा साइंटिस्ट ने संकट काल को अवसर में बदल दिया। इस वैज्ञानिक ने न केवल एक छोटे से गांव में रोजगार पैदा किया, बल्कि उत्पीड़न के समान को ही समाधान का साधन बना दिया। जशपुर से दीपक सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्पीड़न करने वाला साधन ही जब समाधान बन जाए तो कहने ही क्या। शराब बनाने वाला सामान ही जब सुरक्षा का इंतजाम बन जाए तो क्या कहना। जो महिलाएं कल तक गांव में महुआ से शराब बनाती थी, अब वही महिलाएं महुआ से सैनिटाइजर बना रही हैं। इस पहल के बाद नौकरी मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर तो बन ही रही हैं, साथ ही आत्मसम्मान भी मिल रहा है। हम लोग पहले बेरोजगार थे, फिर उसके बाद में हम लोग ये महुआ बना के दारू बना के बेचते थे। हम लोग को ये सब तो हम लोग को नहीं पता था कि दारू के अलावा कुछ और भी काम इसमें किया जा सकता है। हम लोगों के साहब ये समर्थ जैन हम लोग से मिले, वो हम लोग मतलब खोज निकाला कि सैनिटाइजर बनाने का खोज निकाला उसने। महुआ चूँकि शराब के नाम से बदनाम था और
फिर सैनिटाइज़र बना रहे हैं, तो ये अच्छा रूप ले रहा है। और सैनिटाइज़र पहले तो भारत में ही इसका हम लोग सप्लाई किए थे, और अभी इसका दुबई में भी सैंपल भेजे हैं और वहाँ से ऑर्डर भी आ रहा है। इस तरह से सैनिटाइज़र अभी भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी इसका मांग हो रहा है। दरअसल इस खोज का पूरा श्रेय जाता है जशपुर के युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन को, जो बेल्जियम में लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़कर अब स्थानीय किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और किसानों के लिए तरह तरह के जैविक कृषि उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि जशपुर में महुआ की शराब बड़े पैमाने पर बनती है और स्थानीय लोग इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे लोगों को आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान हो रहा है। जिसके बाद समर्थ जैन ने उसी महुआ से सैनिटाइजर बनाने की तकनीक का आविष्कार कर दिया। फिर इसी बीच कोरोना आया तो भाई सैनिटाइज़र की ज़रूरत हुई, और क्योंकि अपना दूरस्थ इलाका है, सैनिटाइज़र यहाँ पहुँच नहीं पा रहा था, तो फिर हमने सोचा कि भाई जिस शराब के कारण घर उजड़ जाते थे, गांव बर्बाद होते थे, महिलाओं को इतनी दिक्कत होती थी, तो उसी का इस्तेमाल करके कि हम शराब से की जगह हम सैनिटाइज़र बनाएं। और उसको हमने इस तरह से विकसित किया कि जो महिलाएँ गाँव में शराब बनाने का काम करती थीं वही अब आत्मनिर्भर बन के सैनिटाइज़र बनाएं स्वयं ही उसमें। तो इसके कारण बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे अब। कुछ दिनों बाद जब ये सैनिटाइजर स्थानीय बाजारों में आया तो कम समय में ही प्रचलित हो गया। गांव में बनने वाला सैनिटाइजर अब देश के साथ विदेश में भी जाने की तैयारी में है। इसमें क्या है कि हमको एक्सटर्नल कोई पॉलीमर भी नहीं डालना पड़ता है, तो जो चिकनाहट हाथ में होती है वो बिल्कुल मिलती है। दूसरा, क्योंकि एथेनॉल है तो वो नुकसानदायक भी नहीं है, तो इसकी मांग अब दिन ब दिन बढ़ रही है। यह जो सैनिटाइज़र बन रहा है, अगले महीने लगभग 12-13 तारीख तक का हमारा प्रोडक्शन, आज की डेट से अगर बात करें तो हमारा बुक है पूरा। और लोकल तो अपना बिक ही रहा है। इसके अलावा अगर भारत में बात करें तो बेंगलोर में हमारा सैनिटाइज़र जा रहा है, फरीदाबाद गया है, गुजरात गया है, बॉम्बे से 4-5 जगह से इंक्वायरी लगातार चल रही है डीलरशिप देने के लिए, और कुछ सैंपल के तौर पे हमने दुबई भी भेजा है इसे। हमारे जो वन धन के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह है वो सैनिटाइज़र अब बना रही है। लगभग 50 लीटर डेली हम सैनिटाइज़र हमारे समूह बना रहे हैं और उसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से चल रहा है। पिछले 2 महीनों में लगभग 4.5 लाख का सैनिटाइजर हम लोग सेल कर चुके हैं। वर्तमान में ये महिलाएं रोजाना 60 लीटर सैनिटाइजर बना रही हैं, जिसे आगे रोजाना 500 लीटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्व सहायता समूह की ये महिलाएं पहले महुआ से शराब बनाती थी, लेकिन अब उसी महुआ से सैनिटाइजर बनाकर न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि लोगों की जान भी बचा रही हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। जशपुर में पुलिस विभाग की एक अनूठी पहल से सैकड़ों लोगों को अब तक जीवन दान मिल चुका है। पुलिस वालों ने मिलकर एक ऐसा ब्लड बैंक तैयार किया है जो अब तक सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा चुका है। जशपुर से दीपक सिंह की ये खास रिपोर्ट। खाकी का नाम आते ही अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में खौफ छाने लगता है, लेकिन जुल्म और जालिम से लड़ने वाली इस वर्दी का एक और रूप भी है। ये जान लेना ही नहीं, जिंदगी देना भी जानते हैं। जशपुर पुलिस ने एक ऐसी ही अनूठी पहल की है जिसमें वो अपना ब्लड डोनेट कर लोगों की जान बचा रहे हैं। जशपुर पुलिस विभाग ने एक ब्लड बैंक बनाया है जिससे पुलिस के 160 जवान जुड़ चुके हैं। पुलिस ने इस ब्लड बैंक की जानकारी सभी अस्पतालों को दी हुई है, जिससे जरूरतमंद यहां संपर्क कर आसानी से खून ले सकते हैं। जशपुर में पुलिस विभाग की 160 लोगों की टीम है और इनके द्वारा एक ब्लड बैंक चलाया जाता है, और कभी भी किसी को भी ब्लड की अगर दरकार लगती है तो इनकी टीम सजगता के साथ ब्लड मुहैया कराती है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। और ये एक अनूठी पहल है और इससे जशपुर जिले में और प्रदेश में पुलिस विभाग की छवि भी बन रही है, और इस अनूठी पहल के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। यहाँ 160 जवानों की टीम है जो पुलिस के जवान हैं, और ये लोग एक चलता फिरता ब्लड बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। जब जहाँ जिसको आवश्यकता होती है, जिस अस्पताल में जो आवश्यकता होती है, वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं और ज़रूरतमंद को अपना ब्लड देते हैं, और इस तरह की पहल बहुत अच्छी पहल है।
जशपुर पुलिस ने 3 साल पहले इस ब्लड बैंक को बनाया था, जिसके जरिए अब तक लगभग सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। जरूरतमंद यहाँ संपर्क करते हैं, जिसके बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचकर अपना खून दान करते हैं। पुलिस विभाग में बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो स्वेच्छा से ब्लड देना भी चाहते हैं और जिनको इसकी आवश्यकता होती है वो आमतौर पे पुलिस विभाग से पहले ही संपर्क में रहते हैं। एक्सीडेंट हो या अन्य कोई बात हो तो जिला अस्पताल से सूचना आते ही साथ हमारे ग्रुप है ये एक्टिव हो जाता है और उनको समय पर ब्लड मुहैया कराया जाता है। ये एक अभिनव पहल है जशपुर पुलिस की और इसको पुलिस लाइन के माध्यम से समुचित तरीके से चलाया जा रहा है, जिससे अभी तक की जानकारी के मुताबिक 150-200 लोगों को इसमें फ़ायदा हो चुका है। इन जवानों में से कुछ जवान तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 30 से ज्यादा बार रक्तदान किया है। वर्दी की पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। वाकई जशपुर पुलिस की जिंदगी बचाने की पहल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 जशपुर। और चलिए अब मिलते हैं केरल के एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने घर में एक अनोखा आम का बगीचा बनाया है। घर की छत और बालकनी में अक्सर आपने किचन गार्डन या फिर सुंदरता के लिए घर को गमलों से सजा हुआ तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने घर की छत पर आम का बगीचा देखा है? अगर नहीं तो चलिए चलते हैं केरल के कोच्चि, जहां एक शख्स ने अपने घर की छत को आम का बागीचा बना दिया। ये है कोच्चि के रहने वाले जोसेफ फ्रांसिस। काम एसी टेक्नीशियन का करते हैं, लेकिन खेती इनकी पहली मोहब्बत है और ये भी उन्हें दादा परदादा से विरासत में मिली है। किसान परिवार में जन्मे जोसेफ ने हालांकि छत पर गार्डनिंग की शुरुआत गुलाब और मशरूम से की, लेकिन जिसने उन्हें पहचान दिलाई वो है फलों का राजा आम। हालांकि छत पर आम के पेड़ लगाना कुछ मुश्किल था, लेकिन उनका मानना था कि जब आम बैग में उग सकते हैं तो छत पर क्यों नहीं। फिर क्या था, उन्होंने बैग की जगह पीवीसी ड्रम्स में आम के पेड़ लगाए। उनकी ये मेहनत रंग लाई और आज उनकी छत पर 40 से ज्यादा वैरायटी के आम होते हैं, जिनमें अल्फांसो, नीलम, मालगोवो की किस्में खास हैं। इनमें से कुछ आम के पेड़ साल में 2 बार फल देते हैं। फ्रांसिस ने ग्राफ्टिंग से एक नई वैरायटी भी बनाई है, जिसका नाम उन्होंने पत्नी के नाम पर पेट्रिसिया रखा है, जिसे वो सारे आमों में सबसे मीठा बताते हैं। आम के इस अनोखे बगीचे से पहचान पाने वाले जोसेफ गार्डन में कटहल, पपीता, करेला, भिंडी, टमाटर आदि भी उगाते हैं, जिसे देखने हर रविवार को कम से कम 20 लोग उनके घर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आज खास खबर में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। की टीम दमदार बना